अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 150 साल पुराने राजद्रोह कानून को निष्प्रभावी कर दिया है और भारत की सरकार से ये अपेक्षा की है कि वो इस कानून में बदलाव लाएंगे, इसकी समीक्षा करेंगे या फिर इसे खत्म करेंगे। लिहाजा राजद्रोह के चल रहे सभी मामले पूरे देश में एक साथ रोक दिए गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है और आज की परिचर्चा इसी पर आधारित है। बहन भाइयों, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक आदेश जारी किया। ऐतिहासिक इस मायने में कि जो कानून पिछले 150 साल से 157 साल से बल्कि कह लीजिए चल रहा हो, उस कानून को आज सुप्रीम कोर्ट ने निष्प्रभावी कर दिया है। ये कानून है राजद्रोह कानून। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, इस देश में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था। बड़ी तादाद में हमारे देश के भाई बहन जेल जा रहे थे, उनको हरेसमेंट किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। तब अंग्रेजों ने 1870 में राजद्रोह कानून लेकर आए। पहली बार इस कानून का इस्तेमाल बाल गंगाधर तिलक जी के खिलाफ 1890 में किया गया या शायद उसके आसपास किया गया था, जो इतिहास बताता है। और उसके बाद अंग्रेजों ने आज़ादी के संग्राम को कुचलने के लिए इस कानून का भरपूर दुरुपयोग किया, दुरुपयोग की पराकाष्ठा कर दी। और इस कानून का इस्तेमाल आज़ादी के बाद भारत की हर सरकार ने किया। कोई गवर्नमेंट ये क्लेम नहीं कर सकती आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कि उसने इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया हो या अपने सत्ता प्रतिष्ठान को मजबूत ताकतवर रखने के लिए नागरिकों पर अत्याचार किए गए। शायद यही वजह है कि अब 1870 का कानून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्प्रभावी कर दिया। एक ड्रैकोनियन कानून, ब्रिटिश काल का औपनिवेशिक कानून, जिसकी अब भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं, वो कानून निष्प्रभावी है। बहन भाइयों, इतना खतरनाक कानून है कि अगर आप सरकार के विचार के खिलाफ आप विचार रखते हैं, सरकार के विचारधारा के विपरीत विचार हैं और आप बोलते हैं, इशारों में भी संकेत देते हैं, लिखते या बोलते हैं, तो आपके खिलाफ 124(1) की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कम से कम सज़ा 3 साल और अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या डेमोक्रेसी में इस प्रकार के कानून की आवश्यकता है? आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही बात पूछी और उनकी बातों के तथ्यों में तर्क और दम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की सरकार ने 2 दिन के बाद के भीतर ही इस मामले में एक यू टर्न लिया और ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों की ओपिनियन राजद्रोह कानून के मामले को लेकर एक है। यानी केंद्र सरकार सहमत है कि वो इसकी समीक्षा करेगी, लेकिन उसने टाइमलाइन नहीं बताया। लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश पारित किया तो पूरे देश भर में चल रहे राजद्रोह के कानून के सभी मामलों पर तत्काल प्रभाव से उसको निष्प्रभावी कर दिया। न इस पर कोई एफआईआर हो सकती है और जिस पर एफआईआर हुई है अब कोई प्रकार की विवेचना, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और इस मामले में जो लोग भी जेल काट रहे हैं वो अपनी जमानत के लिए संबंधित कोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं, उन्हें जमानत भी मिलेगी। यानी जब तक भारत की सरकार इस पर कोई संशोधन देगी, कोई नई ओपिनियन देगी या इस कानून को डिमोलिश करेगी, तब तक के लिए ये कानून पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निष्प्रभावी करके जुलाई की डेट लगा दी। आज भारतीय समाज के लिए एक बड़ा दिन है और ये डेमोक्रेसी को बहुत मजबूत करने वाला है। दरअसल लोकतंत्र सिर्फ लोकतंत्र नहीं होता बहनों भाइयों, लोकतंत्र ऐसी प्रक्रिया है कि ये ठीक से काम करता रहे। लोकतंत्र बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत नाजुक होता है और समाज के हर हिस्से को मिलकर ये तय करना होता है कि ये ठीक से काम करने वाला लोकतंत्र हमें चाहिए। एक ऐसी डेमोक्रेसी, एक ऐसी फंक्शनल डेमोक्रेसी जो वाइब्रेंट हो, लाइव हो और लोगों की ओपिनियन पर चलती हो। सरकार के विचार के खिलाफ विचार रखना किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में राजद्रोह नहीं हो सकता। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी है। यानी सरकार के कामकाज की आलोचना, प्रशासन के कामकाज की आलोचना ये राजद्रोह नहीं है।
और होना भी नहीं चाहिए। बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं और आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर कुछ लिख पढ़ देने भर मात्र से तमाम लोगों पर मैं देखता हूं कि धारा 124A का इस्तेमाल हुआ, राजद्रोह कानून लगा। पर अब जब इस पर विचार शुरू हो गया है, ये एक बड़े डिबेट का विषय है कि इस कानून का दुरुपयोग हुआ। अब अगर भारत की सरकार संशोधन लाना चाहती है तो हमें यानी आम नागरिकों को, बुद्धिजीवियों को, वकीलों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पत्रकारों को क्या ओपिनियन सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। राजद्रोह क्या है और क्या नहीं है, इसकी परिभाषा होनी चाहिए। पहले तो राजद्रोह जैसे शब्द पर ही आपत्ति होनी चाहिए। ये किसी का राज नहीं है, ये पीपल्स डेमोक्रेसी है, जनता का शासन है, दैट इज डेमोक्रेसी। तो इसमें राजद्रोह जैसे शब्द ही नहीं होने चाहिए। लोकद्रोह आप कर सकते हैं इसको, बशर्ते इसकी परिभाषा गढ़ी जानी चाहिए। तो ये अपने आप में तमाम मामलों में बड़ी राहत का संकेत है, क्योंकि पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर इस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं। कहीं हनुमान चालीसा के नाम पर राजद्रोह लगा दिया गया महाराष्ट्र में, कहीं भारत पाकिस्तान के मैच पर किसी ने कोई कमेंट किए, राजद्रोह लग गया, किसी ने सोशल मीडिया पर कोरोना के मामले पे कुछ लिखा, राजद्रोह लग गया। यानी इस कानून के दुरुपयोग के अनगिनत उदाहरण इस देश भर में भरे पड़े हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को आज इसे निष्प्रभावी करना पड़ा। लिहाजा जिन लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल हुआ है उनके लिए अच्छी खबर है, उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है जिनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता था। कुछ बयान सुने, आज की डिबेट बहुत दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आज अहम ऑर्डर पास किए कि आज के बाद कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती। स्टेट प्रोसिक्यूशंस हैं सेडिशन के लिए, उनमें जितने भी डेटिन्यूज हैं उनकी इमीडिएटली इंटरिम बेल अदालतें दे देनी चाहिए, क्योंकि जब प्रोविजन पे ही स्टे लग गया तो एक्यूज कस्टडी में क्यों रहे। जनता की आवाज को ना कुचला जा सकता, ना उसका दम घोटा जा सकता, ना उसे दबाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्र धर्म में सरकारों की आलोचना और शासकों को सच का आईना दिखाना हमारा धर्म है। राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ। We respect the independence of the court, but there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state. बहुत उचित फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट मानव अधिकारों का गारंटर है इस देश में, और मैं समझता हूं कि देशवासियों की यही उपेक्षा थी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान का रक्षक है, संरक्षक भी है, और इस देश में कानून का सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने की और इसे लागू करने की जिम्मेदारी भारत की सर्वोच्च अदालत की है। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। सीबी पांडे साहब पूर्व जज हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ओंकारनाथ सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से हैं। प्रशांत सिंह अटल जी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के लीगल सेल के अध्यक्ष हैं और जाने माने अधिवक्ता हैं। सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अमित कुमार दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। प्रशांत अटल जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ कि आज एक ऐतिहासिक आदेश भारत की सर्वोच्च अदालत ने पारित किया और अस्थायी रूप से राजद्रोह कानून को निष्प्रभावी बना दिया है। आपकी पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्यों में भी सरकार है, आप इस कानून को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चिंता और प्रधानमंत्री जी की चिंता दोनों एक ही थी, लेकिन एक जो सबसे बड़ी नई चीज़ शुरू हुई जो नहीं होना चाहिए, वो भी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, जब सेपरेशन ऑफ पावर है, क्योंकि सारी पहलुओं पर आपने बात रख दी आदरणीय ब्रजेश जी आपने जी। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अब अगर अटॉर्नी जनरल का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि सरकार समीक्षा करने जा रही है, तो क्या इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय देना जल्दबाजी नहीं था? ये भी एक पक्ष है, क्योंकि सभी को जो कानून मंत्री जी ने ट्वीट भी किया है और कहा भी है कि सबको लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए। अब अगर कानून बनाने का काम भी न्यायपालिका करने लगेगी तो एक समस्या नई खड़ी हो जाएगी।
अब जहां तक 124A की बात है, तो ये 75 साल से कानून चला, मतलब आज़ादी के 75 साल बाद भी, तो उसमें सारी सरकारों का दोष है। जैसा आपने चर्चा की कि हनुमान चालीसा कोई मातोश्री के सामने पढ़ रहा है तो उसको भी राजद्रोह में बंद, तो दुरुपयोग तो कोरोना पर किसी ने यूपी में लिखा, उस पर भी राजद्रोह, उस पर भी ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जल्दबाजी की है और ये गलत परंपरा की शुरुआत है, इस पर भी मुझे चिंता है। पर यह बड़ी हैरानी वाली बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस पर असहमति व्यक्त कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, मैं दूसरी बात कर रहा, मैं ये और उन्होंने कानून खत्म नहीं किया कि सरकार अस्थायी रूप से, चूंकि आपने कहा यूपी मतलब केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, उन्होंने कहा ठीक है आप समीक्षा कर लीजिए, तब तक हम इसको टेम्परेरली इसको निष्प्रभावी करते हैं। इसमें कौन सा ऐसा पक्ष है जो आपको लगता है गलत हो गया? सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी कि इतने दिन में समीक्षा करें, क्योंकि देखिए व्यूज कहीं अलग नहीं है, व्यूज वही सभी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। एक दूसरे पर लोग लगा रहे हैं कि आरोप कि इन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। 75 साल से ये सबने दुरुपयोग किया है। अब 560-70 केस अगर नए लगाए गए तो उसमें अधिकांश केसेस में चार्जशीट लगी है। अब दुरुपयोग किया जा रहा है ये, या दुरुपयोग हुआ है, इस कानून की प्रासंगिकता नहीं है, इससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी सहमत थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है। लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि हम इसको समीक्षा करने वाले हैं और जल्दी इसको रिकंसीडर करने वाले हैं, तो मुझको लगता है यह काम कार्यपालिका ने, ये काम जो है विधायिका का होना चाहिए, न कि न्यायपालिका का होना चाहिए। ये गलत परंपरा की शुरुआत मानता हूं। तो मैं आपकी बात से ये समझूं प्रशांत जी कि आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो वाली लक्ष्मण रेखा लांघी है जो आप कहना चाहते हैं? ये मतलब इस पर भी एक विचार होना चाहिए, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये काम शुद्ध रूप से विधायिका का था। तो राजद्रोह कानून सही है या गलत? गलत है। राजद्रोह कानून का दुरुपयोग भी गलत है, अप्रासंगिक भी हो गया है, और केंद्र सरकार ने 1500 कानूनों को खत्म किया है। और तो ये भी खत्म, ये औपनिवेशिक है, ये 1870 का है। और ये आप तो खुद वकील है, मेरे से ज्यादा विद्वान है। नहीं, ये बिल्कुल जैसा आपने कहा कि ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है और लगातार इसका 1870 से लेके तमाम जगहों पे देखिए मेरे पास एक वो रिपोर्ट भी रखी है जो ये बताती है कि सबसे पहले 1897 में, यानी 1897, और अभी क्या चल रहा है 2022, बाल गंगाधर तिलक साहब के खिलाफ अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था। केसरी पत्रिका में उन्होंने लिख दिया था, वो मुझे ध्यान है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए इसमें व्यूज अलग नहीं है ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के व्यूज और सरकार के व्यूज अलग नहीं है, सभी लोग किए थे। तो आप बार बार फिर ये लक्ष्मण रेखा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ये एक परंपरा ठीक नहीं कि आप कानून बनाने का काम ये संसद का ही है, विधायिका का ही है। मैं कानून के विद्यार्थी होने के नाते ये समझता हूँ। ऑलराइट, मैं सीबी पांडे साहब को आमंत्रित बाकी करता हूं। पूरा आदर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक बात है। मेरे साथ सीबी पांडे साहब मौजूद हैं, फार्मर जज हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत धन्यवाद। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज एक बहुत ऐतिहासिक फैसला भारत की सर्वोच्च अदालत ने दिया है। सरकार कहती है कि हमारी और ओपिनियन और CGI के ओपिनियन एक है, लेकिन उसके बाद लॉ मिनिस्टर का मैंने स्टेटमेंट सुना, अभी प्रशांत जी का भी स्टेटमेंट सुना, मुझे लगता नहीं कि ओपिनियन एक है सर। जब सरकार खुद ही कह रही है कि मैं इसका रिव्यू करना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये है कि प्राइमा फेसी लग रहा है इस कोर्ट को कि जो ये कानून है वो गलत है। तो कोर्ट तो हमेशा किसी भी कानून में अगर उसको प्राइमा फेसी वो कोर्ट संतुष्ट हो जाती है कि ये कानून गलत है या नहीं होना चाहिए, तो वो सामान्य प्रक्रिया है न्याय का कि वो इसमें स्टे ग्रांट कर देते हैं और कहते हैं कि दोनों पक्ष को हम सुनवाई करके इसके बाद में फैसला करेंगे। तो इसमें कोई ये सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में मैं कहीं नहीं समझता कि इसमें कोई लक्ष्मण रेखा पार किया। उन्होंने तो जो गवर्नमेंट ने उनको एक अवसर दिया कि हम तो खुद ही रिव्यू करना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन गलत कानून को रद्द करने का अधिकार कोर्ट को ही है। अगर आप खुद कह रहे हैं कि ये कानून गलत है, इसकी हम परीक्षण करेंगे, तो उनको लगा गलत है तो उसको रद्द करने का भी अधिकार उन्हीं को है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मैं उसको कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई, और बुद्धिमत्ता ये है कि सरकार से चाह रही है कि सरकार ही ऐसे कानून को वापस ले ले जो कि बड़ा ड्रैकोनियन कानून है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये सरकार, ये कानून तो बहुत आज़ादी के साथ ही साथ ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे इस सरकार आज़ादी के बाद भी ये कानून बना रहा। और मैं समझता हूँ वो जिम्मेदार है वो सरकार है जी, कुछ किसी न किसी कारण से वो सरकारों ने इसको बनाए रखा।
तो ये ड्रैकोनियन कानून को जितना जल्दी खत्म होना हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चाहा कि सरकार अपने इज्जत खुद बचा ले। सरकार को चाहिए कि हम वापस ले लेते हैं इस कानून को, और श्रेय भी सरकार को मिल जाएगा कि ये सरकार ने एक अवसर मिल गया सरकार को इस कानून को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर इस कानून के बहाने रिव्यू करके सरकार इस कानून में थोड़ी बहुत बारीकियों को उलट फुलट करके अगर बनाए रखना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए जो वर्तमान सरकार है, सरकार का मतलब मैं राज्य की बात नहीं कर, जो वर्तमान सरकार है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा। उनको चाहिए कि इसको बिल्कुल स्क्रैप कर दे, इस कानून को बिल्कुल ही ड्रैकोनियन लॉ है, हम गुलामी के एक कानून को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। उसके बाद आपका पार्लियामेंट के बहुत सारे अधिकार हैं। आप जब कोई अगर समझते हैं कि देश के विरोध में कोई कार्रवाई हो रही है, तो आप टाडा है, तमाम इस तरह के तमाम कानून पहले से आपके पास हैं, उसके अंदर सख्त कार्रवाई करिए जी। और देखिए दिक्कत होती है कि इस कानून के रहते हुए जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि लोग समझते ही नहीं कि सरकार क्या है और राज्य क्या है। ये कानून राज्य के खिलाफ होता है, राज्य के खिलाफ अगर आप कुछ बोलिए तो होता है। अब ये सरकार के खिलाफ अगर आपने बोल दिया कि मोदी सरकार चोर है तो उस पर आपको लग जाएगा, योगी सरकार भ्रष्ट है तो उस पर आप लगा देगा। वो सरकार के खिलाफ नहीं है, या केजरीवाल की सरकार महा चोर है तो उसके खिलाफ थोड़ी ना हो जाएगा। ये तो डेमोक्रेसी में सरकार के खिलाफ बोलने का फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार सर, मैं है। दर्शकों की तो सुविधा उसके के लिए खिलाफ पढ़ आप दे रहा इस हूं कानून का कि थोड़ी ये इस्तेमाल राजद्रोह करते हैं। कानून क्या है और कब लगता है। आईपीसी की धारा 124A कहती है कि यदि कोई व्यक्ति बोले गए लिखित शब्दों, संकेतों या किसी तरह से घृणा, अवमानना या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, या भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष भड़काने का प्रयास करता है, तो यह राजद्रोह का अभियुक्त है। तो सर, सरकार के खिलाफ किसी गई आलोचना तो वो जो ये राजद्रोह है। नहीं, सरकार देखिए, सरकार का मतलब यहाँ राज्य है, आगे लिखा है ना कि राजद्रोह ना जी, राजद्रोह। सरकार का मतलब राजद्रोह, मतलब आप ये कहिए कि हाँ, राजद्रोह का मतलब है कि भारत की जो सरकार संविधान द्वारा स्थापित है इसको मैं उखाड़ फेंकूंगा और कोई सरकार को मैं नहीं मानता, तो ये राजद्रोह है। अब ये थोड़ी ना कि किसी पार्टी की सरकार चल रही है और उसके खिलाफ मैं कुछ कहूंगी कि इसको उखाड़ फेंकूंगा, इसको हटा दूंगा, इसको हरा दूंगा, तो ये राजद्रोह हो जाएगा। तो ये अंतर समझने के बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं अमित कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं अमित कुमार, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अमित जी, बहुत शुक्रिया। आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को की व्याख्या आप किस प्रकार से करोगे, इसे हमारे दर्शकों को आप कैसे समझाना चाहोगे? दूसरा, ये राजद्रोह कानून कितना ड्रैकोनियन है और इसके दुरुपयोग क्या हुआ है, और भारत सरकार की जो चिंताएं हैं उनके बारे में आप क्या की ओपिनियन क्या है? माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसका स्वागत करना चाहिए सबको। ये ड्रैकोनियन लॉ है और ये गवर्नमेंट का भी मानना था, गवर्नमेंट का स्टेट में स्टैंड था कि ये आज के परिवेश में ऐसे कानून नहीं होने चाहिए। जहाँ तक इसके उपयोग और दुरुपयोग का है वो सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी गई थी। जहाँ तक 124A के आज के ऑर्डर का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल का स्टैंड था कि हम इस पे कॉम्प्रिहेंसिव एक ड्राफ्ट बनाएंगे और इस पे समीक्षा करेंगे, और आज के परिवेश में ये कानून बिल्कुल सही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन चीज़ को कंसीडर करते हुए, लेकिन केंद्र सरकार का जो स्टैंड था बेसिकली वो इंटरिम स्टे के अगेंस्ट था। वो चाहते नहीं थे कि फ़िलहाल जब तक वो समीक्षा उनकी पूरी हो इस दौरान उस पर स्टे लगाया जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने अपनी विवेक का उपयोग करके और इस दौरान ये फैसला दिया कि जब तक इनकी समीक्षा पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस 124A के तहत कोई मुकदमा। इनिशियली ये कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि जो CJI के ओपिनियन है सेम प्रधानमंत्री के ओपिनियन है, लेकिन जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जी,
मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ब्रजेश जी आपके प्रश्न मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों की धारणा एक थी, ऐसा कहा गया जी। कोर्ट के भीतर, लेकिन जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का जी। और अस्थायी रूप से निष्प्रभावी इसे बनाया गया, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिली दोनों केंद्र सरकार की तरफ से। ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार का जो स्टैंड था कोर्ट में वो यही था कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये आज के परिवेश में उचित नहीं है। 152 साल पुराना कानून है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। इवन हमारे अटॉर्नी जनरल ने इसके एग्जाम्पल दिए थे, और इन सब चीज़ों को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे अस्थायी रूप से रोक लगा दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कपीश श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी, बहुत स्वागत आपका। राजद्रोह कानून आज अस्थायी रूप से निष्प्रभावी किया गया है। आदेश आने के बाद कुछ डिफरेंस दिख रहे हैं ओपिनियन में। आपकी पार्टी इस कानून के बारे में क्या धारणा रखती है? क्योंकि हमारी पार्टी का एकदम साफ मत इस बात का है कि जो धारा हमारी आईपीसी के सेक्शन की 124A है, इसे बहुत पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। और इसलिए समाप्त कर देना चाहिए था कि कोई भी लोकतंत्र में आजादी के बाद जो हमारी हमारी आर्टिकल 19 के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, कहीं ना कहीं उसको ये रोकता है ये कानून जी। जबकि ये आपके नेहरू जी ने 1901A एक संशोधन ले आया, उन्होंने किया था, और आगे चल के इंदिरा गांधी जी ने सन 1974 में इसे संज्ञेय अपराध भी बनाया। लेकिन जो 62 का मामला था, एक तो सन 51 में पंजाब हाई कोर्ट के अंदर मामला आया था गोपीचंद तारा सिंह गोपीचंद का मामला। उसमें हाई कोर्ट पंजाब ने स्पष्ट कर दिया था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक है, इसलिए ये जो धारा है ये न्यायोचित नहीं है, संविधान। लेकिन 1962 में जो केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के खिलाफ जो फैसला था, उस फैसले को लेकर 7 मई तक भारत सरकार अडिग थी, उस फैसले के साथ थी। 9 तारीख को इन्होंने अपनी ओपिनियन चेंज की है। देखिए 1962 के अंदर जो केदारनाथ बनाम स्टेट का मामला, बिहार स्टेट का मामला आया था जी, उसमें अभिव्यक्ति की जो उन्होंने भाषण किया था उस पर ये धारा लगाई गई थी, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर प्रस्तुत की थी, और वो ये कहा था कि जब तक कि किसी के भाषण से और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अदीप्यमान है और साथ में उसके साथ जो है कुछ घटना घट जाए, दंगे हो जाए, फसाद हो जाए, उसके पहले ये नहीं माना जा सकता। तो सबसे बड़ी चीज है, महात्मा गांधी पे भी ये लगा। महात्मा गांधी जी ने यही कहा कि जिस तरीके से उपनिवेशवाद में साम्राज्यवाद की स्थापना करने के लिए अंग्रेजों ने इस कानून को 17वीं शताब्दी में बनाया, और थॉमस मैकाले ने 1860 में जो आईपीसी कोड कर रहे थे तो उसमें इन्होंने 124A को लगाया था। तो महात्मा गांधी ने यही कहा कि जो भी हम लोगों के पर अत्याचार करने के लिए कानून अंग्रेजों ने बनाए हैं, उसमें सबसे ज्यादा हास्यास्पद कानून यही है। क्योंकि आप किसी के विरुद्ध अगर आप बोल रहे हैं तो कम से कम सरकार को सुनना चाहिए कि उसकी क्या व्यथा है। हाँ, जब तक कि कोई दंगा तो आप इसकी पार्टी इस हक में है कि ये कानून पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए? बिल्कुल, हमारी पार्टी इस पक्ष में है कि ये कानून समाप्त किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ओंकारनाथ सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर हैं और मीडिया सेल के चेयरमैन रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका ओंकारनाथ जी। राजद्रोह कानून को लेकर आज जो फैसला आया उस आपको पता ही चल गया होगा। मैं जानना चाहता हूं कि देश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस बारे में क्या ओपिनियन रखता है? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, और आज ब्रजेश जी बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं सुप्रीम कोर्ट को हिदायत दे रहे हैं कि आप लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिए। मतलब इस तरह की बात अगर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के लिए की जाए तो ये बड़े शर्म की बात है, और इस पर जनता को सोचना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर लगाम तो कसी जाएगी तो ये देश कहाँ जाएगा और किस तरफ जाएगा। सवाल इस बात का है, आज जरूरत क्यों पड़ी सुप्रीम कोर्ट को इस बात की सोचने की? एनसीआरबी का आंकड़ा है, पिछले 4 साल में 2016 से 2020 के बीच में 336 केसेस हुए, जिससे 559 लोग गिरफ्तार किए गए, और जिसमें केवल 10 लोग आरोपी सिद्ध हुए,
और वो बेचारे जेल में पड़े सड़ रहे हैं, उनकी जमानत तक नहीं हो रही। तो सुप्रीम कोर्ट पहले दिन यही रिजिजू साहब जो इनको लक्ष्मण रेखा पार करने की हिदायत दे रहे थे कि मत करिए, ये एडजमेंट थे। दूसरे दिन ये यू टर्न हुए हैं कि नहीं हम इस पर विचार करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोका है कि जब आप कानून का संशोधन कर लेंगे तब उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे, तब तक इस पर किसी प्रकार का केस तो ना हो। अब कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है ओंकार नाथ जी कि अब इस कानून को है? किस प्रकार से हैंडल किया जाना चाहिए? सरकार जब अब इसको हटा समीक्षा दिया के जाए। लिए तैयार है, ये नहीं समीक्षा तैयार है, इसको खत्म करें। इसको खत्म करने की आवश्यकता है इस समय। क्या समय आप की मांग कोई है, इसको खत्म संशोधन किया जाए, चाहते इसमें क्या दिक्कत की हैं बात है? या इस कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए? देखिए, राजद्रोह कानून को समाप्त कर देना चाहिए। जैसे आपने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा कि राजद्रोह का मतलब ही नहीं, प्रजातंत्र में राजद्रोह कोई मतलब नहीं है। देखिए शुरू में क्या हुआ, भाई तो ओंकार जी, मैं 1948 कोई में भाषण जब नहीं भारत का देता, संविधान बन मैंने रहा अपनी था, ओपिनियन तो रखी उस थी। समय उद्बोधन कह लीजिए, भाषण न कहिए कृपया। हाँ, मैं आपसे विनम्रता से आग्रह कर रहा जो हूं। आपने संशोधन, चलिए वापस लिया, नहीं वापस लिया, मैंने अपने शब्द को वापस लिया। जो आपने अपनी शुरुआत बताया था उद्बोधन उसमें में जो आपने इस बात को कहा, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देखिए 1948 में के मुंशी जी ने एक प्रस्ताव संशोधन के लाए थे और उसमें उन्होंने राजद्रोह शब्द खत्म कर दिया था। और जब संविधान बना था तो उसमें राजद्रोह नहीं था। हाँ, आईपीसी एक्ट में सेडिशन एक्ट 124 से जरूर था, लेकिन संशोधन मूल प्रति में नहीं था। ये 1951 में इसकी आवश्यकता पड़ी, जब ऐसी स्थिति आई कि ताराचंद जी ने पंजाब को अलग देश बनाने की मांग की। तब ये हुआ कि भाई बोलने की आज़ादी पर कहीं किसी सीमा पर रोक तो लगनी चाहिए, और इसलिए इसको लाया गया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं पॉलिटिकल वेंजेटा हो जाए, ये हर आदमी जिसको चाहे उसको पकड़ के बंद कर दे और उसको निकलने न दे उसके अंदर से, ये गलत बात है। अरे और हनुमान आप इस समय चालीसा पिछले पढ़ने 4 पे साल लग में जा इतने रहा अधिक है। युवा इसमें पकड़े गए कोरोना हैं पे कि ट्वीट उनकी करने जिंदगी पर मैं चौपट कर जानता दी हूं गई। उत्तर प्रदेश में लोगों पर नहीं, राजद्रोह फिर तो लगा है। हाँ बिल्कुल हुआ है। और मैं ये बहुत नहीं कह रहा शुक्रिया हूं, आपका। मैं हनुमान चालीसा सैयद पढ़ने में मोहम्मद अगर तकी को लगा है तो ये आमंत्रित भी करता गलत हूँ, है आम कि आदमी पार्टी राजद्रोह का के मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। तकी जी बहुत शुक्रिया आपका। आम आदमी पार्टी इस कानून के बारे में, ड्रैकोनियन लॉ के बारे में क्या ओपिनियन रखती है जो राजद्रोह कानून है? और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश पारित किया है, अस्थायी रूप से निष्प्रभावी किया है, आपकी पार्टी क्या चाहती है? और दूसरा, आप संशोधन चाहते हैं या ये कानून समाप्त किया जाए? देखिए विजय जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया अपनी डिबेट में। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से हृदय के तमाम गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ स्वागत करना भी चाहिए, क्योंकि आप गहरे पीड़ित हो इस नहीं, मैं तो वेट कर रहा था कि मेरे ऊपर भी देश, देखिए विजय जी, तो आप तो स्वागत करोगे। विजय जी, मैं तो वेट कर रहा था मेरे ऊपर भी ये सेडिक्शन का लगे, क्योंकि आज जो परिस्थिति, उस परिस्थिति में सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप देश से प्यार करते हैं। अगर आपके ऊपर इस मतलब के अंदर 124 पे कार्रवाई हो, 124 नहीं लगा तो इसका मतलब ये कुछ गड़बड़, मतलब अगर आप योगी जी लगा दिया आपके ऊपर तो मतलब आप देश प्रेमी हैं, ये भी सर्टिफिकेट हो गया, क्योंकि इतना यूज किया गया है। कहूंगा कि आपके ऊपर लगा दिया बिल्कुल, मैं वेलकम, पर अब तो लग नहीं सकता। मैं क्या दुर्भाग्य है मेरा लेकिन मैं चाहता था, क्योंकि आजकल जो परिस्थिति बन गई, जिस तरह से इसको यूज किया जा रहा है, मेडिकल साइंस में एक यूज होता है कि एक टर्म यूज होता है ड्रग अब्यूज, तो सरकार ने इसको यूज करके अब्यूज बना दिया था। बहुत सारे केस आए, हमने देखा, आपने भी इस रिपोर्ट पढ़ी होंगी कि 2015 से लगातार एक के बाद एक केस आए हैं। 2015 में 30 मामले आए थे, इसमें 73 गिरफ्तारियां हुई थी। 2016 में 35 मामले आए थे, जिसमें 228 गिरफ्तारियां हुई थी। 2018 में 70 मामले जी, वो डेटा हम लोग चला रहे हैं। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी संशोधन चाहती है इसमें या ये कानून समाप्त कर दिया जाए? मैं चाहता हूं ये कानून जो है पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में इस कानून की कोई जगह नहीं हो सकती। या आप लोकतंत्र हो सकता है या आप देशद्रोह कर सकते हैं। जहां लोकतंत्र है वहां भाई लोकतंत्र के नाम पर आप दिन भर बैठ के ट्विटर पे या फेसबुक पे या सार्वजनिक मंचों से सरकार को गरियाना शुरू कर उसके लिए डिफरेंट, आपको इसके लिए छूट चाहिए, उसके लिए अलग प्रावधान है, उसके लिए अलग प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन किसी अपने ही देश के आदमी को आप देशद्रोही, राजद्रोही बता के क्या साबित करना चाहते हैं? ये अपने ही देश के लोगों के साथ अन्याय है। चाहते हैं कि इसको समाप्त कर इसको बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। ऑलराइट, बीरेन जी भी हमें इस डिबेट में एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अगर आप मिनट दें, कि देखिए जो निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, दोनों समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर पॉजिटिव आदमी सोचता है जहाज उड़ सकता है, तो निगेटिव आदमी सोचता है जहाज क्रैश भी हो सकता है। तो जो पॉजिटिव है वो आदमी सोचता है जहाज हर तरह से उड़ना चाहिए, लेकिन जो निगेटिव आदमी सोचता है कि जहाज अगर क्रैश हो जाए। आप भी पॉजिटिव सोचते, क्यों बग्गा को रात में पकड़वा रहे थे? अरे
दूसरों को ज्ञान हर और आदमी खुद को डंडा। हर आदमी को उसके नहीं भगवान ठीक, श्री कृष्ण देखो, कहा गीता में मैं हर अपनी आदमी के opinion- कर्म उसके सामने आके खड़े हो पर्सनल जाते हैं। ओपिनियन बताऊं, जिस पॉलिटिकल पार्टी के हाथ पे डंडा आया है ना, उसने अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है, इसमें कोई अपने को पाक दामन न बताए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भगवत गीता में हर आदमी क्रम उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। ऑलराइट, बीरेन जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। भाई बीरेन जी, ये कानून जो आज निष्प्रभावी हुआ है, सरकार के ओपिनियन में थोड़ा अंतर है सुप्रीम कोर्ट के जो आया है, लेकिन इस कानून के बारे में आपके क्या दृष्टिकोण है? देखिए, जब लोकतंत्र आ गया तो फिर वहाँ पर राजद्रोह जैसे शब्द का कोई बहुत अर्थ बचा नहीं था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि 150 साल से ज़्यादा समय हो गया और ये कानून अंग्रेज़ों को बनाया हुआ इस देश में चल रहा है, जबकि उनके अपने देश में ये कानून ब्रिटेन में ख़त्म कर दिया गया, न्यूजीलैंड में ख़त्म कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में कई जगह ये कानून ख़त्म हो गया। भारत में चल रहा है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर कोई गलत है उसको सुधारने में देर नहीं करना चाहिए। देशद्रोह और राजद्रोह, देशद्रोह में यह है कि कोई आतंकवादी गतिविधि को समर्थन दे, देश के खिलाफ कोई शक्तियों, देश के खिलाफ देश विरोधी शक्तियों से साठगांठ करे या समाज में वैमनस्यता पैदा करे, सांप्रदायिकता फैलाए, ये सब देशद्रोह है। लेकिन राजद्रोह इसलिए ब्रजेश जी ये कानून ज़्यादा लागू होता है क्योंकि जब हमारे देश में सरकारें बनती हैं तो वो सरकारें 1/3, 2/3, 100% वोट से नहीं बनती हैं कि 100 का 100 वोट भी एक सत्ताधारी दल को मिल जाए। कुछ वोट ऐसा होता है जो विपक्ष को मिलता है, वो विपक्ष के लोगों का अधिकार होता है लोकतंत्र में कि वो सरकार की आलोचना करें। इसलिए वहाँ पर राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल कर कर उनकी आवाज़ को बंद किया जाता है। और इस कानून का इस्तेमाल हमारे देश के महापुरुषों के लिए, गांधी, तिलक, भगत सिंह जैसे लोगों को परेशान करने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था। आज वो देश आज़ाद हो चुका है, वो हमारे लिए आदर्श हैं, महापुरुष हैं, उनको जिन कानूनों ने कष्ट दिया उसको अब ख़त्म कर देना चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इस आंदोलन की आज चर्चा इसलिए हुई चूँकि किसान आंदोलन पर यह मामला आया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस देश में तमाम ऐसे कानून हैं, हम सुनते हैं कि डीएम-एसपी ने और जिला जज ने छापा मारा जेल पर, हर महीने इंस्पेक्शन होता है। इस देश की जेलों में तमाम ऐसे लोग बंद हैं, तमाम ऐसी माताएं बंद हैं, बहनें बंद हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका कोई जुल्म कसूर नहीं है, लेकिन कोई छोटा छोटा अर्थदंड जमा न कर पाने के कारण बंद हैं, वो छूट नहीं पाते। सरकार को चाहिए अभियान चला दे ऐसे लोगों को छोड़ने के लिए। हीनियस क्राइम में जो बंद हैं वो अलग बात है, लेकिन जो ये अधिकारी जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा करके आए, कुछ ऐसी नज़ीर बनाए कि वो भी एक देश के लिए उदाहरण बने कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में या देश के किसी राज्य में ऐसा हो रहा है। सब कानून का उद्देश्य क्या था कि 100 गुनाहगार बच जाएं, लेकिन एक ईमानदार आदमी, बेगुनाह आदमी जेल ना जाए। लेकिन अब व्यवस्था क्या है कि बेगुनाह का पहले जेल में डालो, गुनाहगार बचे न बचे देर सवेर पकड़ में आए, और नहीं तो उसके पास व्यवस्था है, वो जेब गरम करेगा, व्यवस्था को संभाल लेगा, मामला शांत हो जाएगा। इस देश में भीड़ ने हर व्यवस्था को, हर कानून को प्रभावित किया और हर कानून के पक्ष अच्छा और बुरा दोनों रहा है। लेकिन आज राजद्रोह पर बात आई है, बहुत अच्छा है। ये कानून भारत की अंतरात्मा के विरुद्ध है, इसको समाप्त होना चाहिए। ये कोई वो नहीं है प्रसाद की जब जेका सरकार चाहे बांट दिए रास्ता चलत, जो विरोध किया लो प्रसादी में राजद्रोह। पर अभी आपने सुना प्रशांत अटल जी ने कहा कि, और कानून मंत्री ने भी वो बात कही थी, इन्होंने दोहराई उस बात को, लक्ष्मण रेखा लांघी न जाए। ब्रजेश जी, जिस देश में गांधी, नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सताने के लिए जिस कानून का इस्तेमाल हुआ हो, हमारे महापुरुषों को
ऐसे लोगों के लिए बनाए गए कानून का भारत में एक समय भी रहना अपमान है इस देश की जन भावनाओं का। सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए इस देश के जनमानस को कि उसने ये राजद्रोह, देशद्रोह जिसमें अंतर ही नहीं हम लोग समझ पाते, जो बहुत बड़ा कानून माना जाता है, आदमी डर जाता है, उसको खत्म करने के लिए उसने कह दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम लोगों की जानकारी देखिए सीमित है, हम लोग कोई कानून के ज्ञाता नहीं है, लेकिन एक चीज इतनी जानते हैं कि जुल्म के खिलाफ जो कौमें आवाज नहीं उठाती हैं फिर वो लाशें उठाती हैं। लोग पिंजरे में बंद मुर्गों की तरह हो गए हैं कि जब जिसका नंबर आए वही चिल्लाए, बाकी आराम से दाना चुगने में व्यस्त हैं। ऐसे नहीं चलेगा। जहां लोकतंत्र है वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहां विपक्ष के लोग बोलेंगे, वहां पर कानून का दुरुपयोग नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। बस बात इतनी सी है। जी वीरेंद्र जी। बाकी देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है कि अगर आप सत्य से अवगत हैं और सत्य कहने की क्षमता रखते हुए भी मात्र सजा के डर से सत्य का प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं कह पा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप सभ्य समाज में नारकीय स्थिति में हैं और आने वाली पीढ़ियों और नस्लों के लिए पराधीनता के अवसर पैदा कर रहे हैं। जी। तो इस देश में कानून में ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सशक्त है, उसने एक नई राह दिखाई है। और मैं आज ये बात अपील करता हूँ कि भारत की जेलों में बहुत सारे निर्दोष लोग बंद हैं जिनके पास 100 50 रुपया नहीं है कि जुर्माना अर्थदंड भर दें और जेल से छूट जाएं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस पर भी एक अभियान चलाए। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि सरकारें आती जाती रही हैं, जो शख्स तक नसी हो जाता है वो अपने आप को सर्वोच्च समझता है, लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इंकलाब पैदा किया, जो जुनून, उसको फिर से लाना पड़ेगा कि बहे ज़मीं पे जो मेरा लहू तो गम मत कर, इसी ज़मीं से महकते गुलाब पैदा कर, तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार ना कर, जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने एक प्रश्न पूछा आज की परिचर्चा को लेकर कि राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या बीते वर्षों में इस कानून का गलत दुरुपयोग हुआ है? तो इस पर वर्षा चौहान लिखती हैं कि राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर बिल्कुल ठीक काम किया है। तो अमल रिजवी लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि राजद्रोह कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अशोक चौबे लिखते हैं कि देश को अब इस कानून की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रशांत अटल का रुख करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और उनकी लीगल सेल के अध्यक्ष भी हैं। प्रशांत जी, आप मुझे बताइए कि समीक्षा करके केंद्र सरकार इसमें क्या हासिल कर लेगी? क्या आप इस कानून को पूरी तरह से समाप्त करने के हक में हैं या फिर इसमें आप संशोधन चाहते हैं? देखिए, एक चीज़ है, टेरर एंगल इसमें देखना पड़ेगा। आतंकवाद से जुड़े हुए लोग, जैसे नक्सल है, नक्सल की प्रॉब्लम है, तो अब अगर ये जब सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे या विधायिका बैठेगी तो उसमें क्या चीज़ों पर कितनी रोक लगाई जाए या कहाँ दुरुपयोग रोका जा सकता है, ये तय करने का काम विधायिका का ही है। इस पर पूरी तरह से हम सबको सहमत होना चाहिए, क्योंकि ये जो एज ए प्रैक्टिशनर लॉयर भी तो आप ओपिनियन रखते होंगे इस कानून को लेकर। तो इसमें जैसे टेरर एंगल है या जेएनयू में जो घटना हुई, राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हुई, तो क्या उसको वही समीक्षा का मतलब यही है कि उन बिंदुओं पर भी विचार किया जाए। और जहां तक ये कहा गया कि तमाम देशों ने समाप्त कर दिया, तो तमाम देश ऐसे भी हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, कनाडा है, जहां ये कानून लागू है। तो समीक्षा का मतलब ये नहीं है। और सरकार ने जब मंडे को एफिडेविट फाइल कर दिया कि हम इसको रिव्यू करने जा रहे हैं, रिकंसीडर करने जा रहे हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस पर इंतजार करना चाहिए था, मेरी इतनी राय। तो आप पर्सनली क्या ओपिनियन रखते हैं कि इसे समाप्त किया जाए या इसमें संशोधन की जरूरत है? इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। टेरर एंगल जो है, आतंकवाद का मामला है या देश विरोधी गतिविधियां हैं, उसको पर प्रशांत जी, उससे निपटने के लिए और भी कानून में आपके पास कड़े प्रावधान हैं। नहीं, अगर इस कानून में संशोधन के साथ ठीक स्वरूप में आ सकता है, और जिन लोगों को डेमोक्रेसी में भेजा गया है कानून बनाने के लिए, वो सारे लोग, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, सपा के लोग भी हैं, सब बैठ के तय करेंगे कि क्या कानून है। ये 3 जजेज की बेंच नहीं तय कर सकती कि कानून यही बनाया जाए।
ओके, मैं सीबी पांडे साहब को आमंत्रित करता हूं। पांडे जी, देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि सरकारों को ठीक नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश, क्योंकि इस कानून के जरिए वो डंडे के दम पर अपना शासन करती थी कि कोई कुछ बोले तो उसका हाथ मरोड़ दो, उसके पीठ पे 2 डंडा दो और उस पर एक FIR कर दो और जेल में डाल दो। तो सरकारों को मुझे लगता है थोड़ा सा असहज और बुरा लगा है सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश। कम से कम प्रशांत जी की बात सुनकर तो मैं ये फील कर पा रहा हूँ। बिल्कुल उनको बुरा लगा। उनको लगा कि अभी ये कानून के संशोधन के नाम पर हम लंबे समय तक चलाएंगे और ये लंबे समय तक चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि अगर ये कानून ठीक नहीं है तो 1 मिनट में इसको नहीं रखना चाहिए, और ये तो ऐसा कानून है जिसको बहुत पहले ख़त्म होना चाहिए। आपको मैं बताऊं, बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे राजनेता थे जिनको 124 में 3 बार अकेले वो नेता थे जिनको कि 124 में इस कानून के तहत 3 बार सजा हुई थी, उनको जेल में सजा हुई, कन्विक्शन हुआ था। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने इसको ख़त्म नहीं किया। क्यों नहीं ख़त्म किया? कि कांग्रेस पार्टी जब आई तो सोचा कि अपने विद्रोहियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ। जैसे अंग्रेजों ने इन लोगों के खिलाफ किया। सर, मैं तो कहता हूं सबने इसका भरपूर उपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी, वही मैं कह रहा, 14 में भारतीय जनता पार्टी आई। भारतीय जनता पार्टी को इस कानून को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही है कि हम इसको रिव्यू करेंगे? उन्हें सीधे कहना चाहिए कि साहब इसको हम खत्म करेंगे। और जहां बड़े बड़े आतंकवादी गतिविधियों का सवाल है, उसके लिए बहुत हीनियस, उसके बहुत सख्त कानून है। टाडा वगैरह जैसे कानून है, इसके पहले भी पोका वगैरह तमाम कानून बने हुए हैं। उसके तहत तो आप किसी को डिटेन कर सकते हैं, पता नहीं कितने समय से शंका में डिटेन कर सकते हैं, कुछ कहे न कहे। नहीं, ऑलरेडी यूएपीए में इस बात का प्रावधान है। कर सकते हैं ऊपा में के तहत जो कार्रवाई होती है उसमें बहुत कठोरतम दंड के प्रावधान ऊपा में ऑलरेडी हैं, पहले से ही है। लेकिन अब यह है कि ये इस कानून के सहारे ये एक्चुअली पॉलिटिशियन के खिलाफ लागू करने में ये कानून बड़ी सहजता से लागू हो जाता है कि आपने कुछ भी बयान दिया और उनके खिलाफ आप पकड़ लिए, क्योंकि पॉलिटिशियन बयान देता है, वो कोई एक्शन में तो कुछ करता नहीं है। सर, हमारी कम्युनिटी भी बहुत शिकार रही है इस कानून की। तो मीडिया वाले बहुत पीठ गरम की गई है उनकी इस कानून में, बहुत पत्रकार लोग जेल डाला गया है। वो जहां देखिए जबानी खर्च, इसीलिए मैं कह रहा हूं जहां जबानी खर्च हो रहा है, देखिए इस कानून में साफ साफ कहा गया है, जजमेंट भी है कि केवल जबानी कहने से कुछ नहीं होता है जब तक कि कोई एक्शन ना हो। लेकिन यहाँ सरकार को इसे इतनी सुविधा मिलती है कि आपने कुछ जबानी खाली कह दिया कि किसी खिलाफ लिख दिया तो बस 124 लगा दो और उसे उठा के बंद कर दो। मैं आप बताऊं, मैंने तो एक केस किया है, उस आदमी ने खाली कहा कि चुनाव जीत गया और कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर उन्होंने लगा दिया 124 से। मैंने कोर्ट में बहस किया कि साहब ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहें, हम अमेरिका जिंदाबाद कहें। अगर हम अमेरिका जिंदाबाद कह सकते तो पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं कह सकते? ये कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सा कानून लग जाएगा? आप कहीं लिखे होते कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहना गलत है या पाकिस्तान हमारा एनिमी देश है, एनिमी देश आपने घोषित नहीं किया और उसने पाकिस्तान जिंदाबाद कह दिया तो आपने उसको 124 में बंद कर दिया। तो इस तरह से ये दुरुपयोग करते हैं। जैसे आपने कहा हनुमान चालीसा पढ़ने से कि हनुमान चालीसा पढ़ लिए तो उसमें बंद कर दिए। तो पॉलिटिशियंस को पकड़ने में विरोधी ये डंडा है सर, डंडा जो सुप्रीम कोर्ट ने रखवा लिया बहुत ही उपयोगी है और इसीलिए हाँ बहुत शुक्रिया सर। इसीलिए अमित कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। अमित जी, भारत जैसी डेमोक्रेसी में राजद्रोह कानून की कोई आवश्यकता आप महसूस करते हैं? इसकी बिल्कुल आज के समय में ये उपयोगी नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार का मानना है। मेरे हिसाब से जो मेरी व्यक्तिगत राय है, शायद ये एक कंसिडरेशन होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज निर्णय के पीछे कि अगर इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और इसके दुरुपयोग होने से कुछ लोग पीड़ित हो रहे हैं या कुछ लोग अननेसेसरी जेल में डिटेन हैं, तो सिर्फ केंद्र सरकार इस पे समीक्षा करेगी और निर्णय लेगी, तब तक उन व्यक्तियों को जेल में नहीं छोड़ा जा सकता है पीड़ित होते हुए। ये एक बहुत मजबूत रीजनिंग होगी, मेरी व्यक्तिगत जैसी राय है कोर्ट को ये निर्णय लेने में। बाकी जहाँ तक हमारे पांडे साहब का कहना है, इन्होंने बहुत उपयुक्त बात बताई है कि अगर
ये कानून का जो उद्देश्य था बनाने का, वो कानून का उद्देश्य ये था कि हमारी नेशन के प्रति, एस्टेब्लिशमेंट के प्रति अगर कोई मेलाफाइड इंटेंशन से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करता है उसको आप इसमें बुक करेंगे, ना कि आप क्रिटिकली क्रिटिसाइज करते हैं, आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, आप अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं। उसके लिए इस कानून का मुझे लगता है कानून नहीं बना था। तो इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसका दुरुपयोग होता आ रहा है। आज के दिन में इसकी कोई उपयोगिता नहीं रही है, ये मान लिया गया है। और इसके दुरुपयोग से जो लोग पीड़ित हो रहे हैं उनको क्यों फर्दर पीड़ित होने दिया जाए, ये एक रीजनिंग मुझे समझ आती है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पीछे। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारत जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में क्या राजद्रोह कानून की कोई आवश्यकता है अथवा नहीं? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि राजद्रोह जैसे 124A की कोई आवश्यकता नहीं। इस वजह से नहीं है कि प्रिएंटिव कानून्स भी आपके पास हैं पहले से। भाई, आप NSA लगाते हैं कि नहीं लगाते? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें 12 महीने तक आप उसको रख सकते हैं जेल के अंदर, और वो प्रिवेंशन बोर्ड तय करता है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जो टाटा, कोटा और मकोका की बात हो रही थी, तो ये अपनी जगह पर है। हम तो एक चीज ये पूछ रहे हैं कि अभी हमारे मित्र ने कहा, अटल जी, सबसे बड़ी बात यह कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, हम भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर। इसीलिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो निगरानी का अधिकार प्राप्त है, क्या आप उसके निगरानी के अधिकार पर प्रश्न उठा रहे हैं? वो तय करेगा कि कौन लक्ष्मण रेखा पार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को आप तय नहीं करेंगे, सरकार तय नहीं करेगी कि वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो केशवानंद भारती के वाद में स्थापित हो गया कि ये मूल ढांचा का हिस्सा है निगरानी सुप्रीम कोर्ट की, तो उसको आप उसके अधिकार से वंचित कर दें। मैं चाहता हूं कि प्रशांत जी इस पर अपनी ओपिनियन रख दें, फिर आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, आप इन्हें जवाब देना चाहेंगे? पहले अगर केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया था तो सरकार को मौका दिया जाना बेहतर होता लोकतंत्र की समृद्धि के लिए। बाकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सरकार का व्यू भी वही है, हमारी पार्टी का व्यू भी वही है, और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के नाते भी आपको 20 मुकदमे मिलेंगे जिसमें कोर्ट्स ने अपने अधिकारों का ब्रीच किया है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ के प्रोएक्टिव रहे हैं। ये आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ये असहमत होने बात है जी। मैं तो ये अटल जी, ये बात ही नहीं कर, जो अभी आपने एक बात कही, एक तो आप दूसरी तरफ कहते हैं जो CGI है उससे हमारे प्रधानमंत्री जी सहमत है। अरे, आपको छिपाना भी नहीं आता और आपको बताना भी नहीं आता, क्या जताने की कोशिश करें? लक्ष्मण रेखा आप निर्धारित करेंगे या कपिल श्रीवास्तव निर्धारित करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की जो निगरानी का अधिकार है, जो संवैधानिक पीठ ने आपको इस लक्ष्मण रेखा शब्द पर आपत्ति है? उठाएंगे। आपको आपत्ति है इस पे? बिल्कुल, मुझे बहुत घोर आपत्ति है कि कम से कम इस तरीके से पब्लिक डोमेन के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निगरानी के पावर को ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये वो भी एक अधिवक्ता होते हैं। मुझे दुख इस बात की कि अधिवक्ता हैं, ये विधि को जान रहे हैं, ये जानते हैं कि अनुच्छेद 13(1) से 13(6) में कैसे विधियां बनती है, ये राज्य की परिभाषा भी जानते हैं कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। पर उनकी अपनी भी तो कोई ओपिनियन हो सकती है ना कपिल जी? ओपिनियन है, वो कोर्ट के अंदर करें ना। लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूं कि आप लक्ष्य नहीं खिंचवा सकते, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। प्रशांत जी? नहीं, अब हम क्या कहें इनकी विधिक जानकारी को, लेकिन अच्छा है कि समाजवादी पार्टी भी कानून की बात कर रही है, ये अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे अच्छा लगा कि बड़े विद्वान प्रवक्ता आज इस पैनल का हिस्सा है, बड़े मौके से सब चीजें मिलती हैं। कंटेम्प्ट के बारे में पांडे जी बैठे हैं, वो बताएंगे कि कंटेम्प्ट क्या है और क्या नहीं है। ओके, मैं ओंकार नाथ जी को आमंत्रित करता हूँ। भाई ओंकार जी, आज डिबेट बहुत ही शानदार हो रही है और मैं खुद भी बड़ा प्रभावित हूँ सबके विचारों को लेके। मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में हमें राजद्रोह जैसे कानून की कोई ज़रूरत है अथवा नहीं है, या फिर इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, या फिर पूरी तरह समाप्त ही कर देना चाहिए? नहीं ब्रजेश जी, देखिए अब समय बदल गया है और अब इसको पूरी तरह समाप्त करने की ही आवश्यकता है। मुझको ये ताज्जुब होता है, अभी हमारे भाजपा के मित्र बोल रहे थे और जिस तरह की बात कर रहे थे और जैसे ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट पर कर रहे थे, मैं इनको याद दिला दूं, जब चाइना के प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पे और उनके सम्मान में ये सरकार इतनी डर गई थी कि जितने
अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारी जिस होटल में ठहरे थे वहाँ काम कर रहे थे उनको छुट्टी में भेज दिया गया था, और दूसरे दिन जब दिल्ली में मंत्रिमंडल ने उनको डिनर किया था उसमें रिजिजू साहब को नहीं बुलाया गया था, इसलिए कि ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, कहीं ऑब्जेक्शन न करते चाइनीज प्रेसिडेंट। दूसरे देश से आप इतना डर रहे हो, अपने देश की सर्वोच्च संस्था को लक्ष्मण रेखा ना लागने की आप हिदायत दे रहे हैं, ये एक हंसी की बात लग रही है। हम समझ नहीं पा रहे ये सरकार कैसे अहंकार भरी हुई है, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। और जहां तक रह गया 50 जैसा सब लोगों ने, कई वक्ताओं ने कहा इस बात को कि सरकार के पास बहुत से कानून हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका ओंकार जी, थोड़ा समय का अभाव है। तकी साहब आप मुझे बताइए कि क्या हमें इस तरह के कानून की आवश्यकता है इस तरह डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे या नहीं? देखिए, जैसे कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि इस तरह के कानून की आज के परिवेश में कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक डिफरेंट फ्रीडम दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो जब आदमी एजुकेशन हासिल करेगा, ऐसा फ्रीडम हासिल करेगा, तो कुछ तो वो सरकार के अगेंस्ट या सरकार के विचारों से असहमति जताएगा। और आज की डेट में सरकारों के खिलाफ असहमति जताने को जो है वो सेडेशन मान लिया जाता है, देशद्रोह मान लिया जाता है। तो जहाँ इस तरह की अपरिपक्व सरकार हो वहाँ पे तो इस तरह कानून, दो राज्यों में आपकी भी सरकार है, थोड़ा ध्यान रखो। जहाँ ऐसी अपरिपक्वता है सरकार में, तो इस तरह कानून को आपने बंदर के हाथ में, आपने बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया, मतलब वो तो अपने ही लोगों पे चला रहा है इस तरह से। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अपने आप सबने बेहद बहुमूल्य सुझाव आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जब संशोधन के मसले को लेकर विचार करेगी तब इन तथ्यों को भी जरूर ध्यान रखेगी। और बहन भाइयों, आप सबको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस बेहद महत्वपूर्ण और रोचक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।